एक बंधु हमारे थे, उनसे वायदा किया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम विस्तार से बाद में बताएंगे। उस समय हमने 3-4 लाइनों में बता दिया था कि एनी बेसेंट ने ये आंदोलन यहाँ भारत में चलाया था, जो बड़ी देशभक्त थीं। तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताने की ज़रूरत है। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी को समझने के लिए हमें उन बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा जिस बैकग्राउंड में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत आई और भारत में आकर के इसने बहुत बड़ा काम किया। असल में वैसे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो 1875 में एक बहुत बड़े मिलिट्री के रिटायर्ड कर्नल थे, कर्नल ओलकोट, उन्होंने वहाँ अमेरिका में की थी। तो थियोसॉफी का मतलब होता है, थियो माने गॉड और सोफी माने नॉलेज। अमेरिका के अंदर लोग जो थे वो बिल्कुल ही गॉड से विमुख हो रहे थे, भौतिकवादी होते जा रहे थे और गॉड का मखौल उड़ाते थे, बल्कि चर्च का मखौल उड़ाते थे सारा के सारे। तो वहाँ ज़रूरत थी कि किसी तरह से लोगों में जो बेचैनी फैल रही है, डिसकंटेंट सारा फैल रहा है भौतिक सिविलाइजेशन से, तो उस भौतिक सिविलाइजेशन से लोगों को हटा करके किसी न किसी तरह से भगवान की तरफ लाया जाए। भगवान के, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग जो था वो भगवान को मानना क्या, वो तो चर्च के जो रिचुअल्स थे उन रिचुअल्स को ही पाखंड और कंडेम करता था सारा, कि चर्च में सारा पाखंड है, लोगों को लूटने का तरीका है और वे विचार फैल रहा है सारे। तो ऐसी हालत में एक ऐसी संस्था खड़ी करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी अमेरिका में, जो उस भौतिकवाद से हट करके भगवान की तरफ अपना ध्यान ला सके। तो ज़रूरत तो वहाँ थी अमेरिका में। 1875 में कर्नल ओलकोट ने वहाँ एक सारी की सारी संस्था बनाई और उसका नाम भी यही रखा, थियोसॉफी। थियो माने गॉड और सोफी माने ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान दे सके, पाखंड से हट करके, रिचुअल से ऊपर हट करके लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को जो पाखंड दिखाई दे रहे हैं, तो उनको सच्चा भगवान का ज्ञान देने की कोशिश करी जाए। तो इस दृष्टि से इन्होंने अमेरिका में बनाई थी। लेकिन 4 साल बाद ये स्पिरिचुअलिज्म की और भगवान की तलाश में हिंदुस्तान आए और यहाँ आकर के उन्होंने हिंदुस्तान के जो प्राचीन धर्म हैं उनका अध्ययन करना शुरू किया। तो उनके मन में एक जिज्ञासा ये जागी कि हिंदुस्तान में दर्शन तो बहुत ऊंचा है, फिलॉसफी तो बड़ी ऊंची है इनकी, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन ये इतने हीन क्यों हैं, गिरे हुए क्यों हैं इतनी फिलॉसफी होते हुए भी। इंडिया के बारे में जहाँ सारी अमेरिका में और सारे इंग्लैंड में एक ही शब्द प्रयोग किया जाता था, इंडिया इज़ द नेशन ऑफ कुलीज़। अगर आपको कुली चाहिए, घोड़ों की मालिश करने वाले चाहिए, घोड़ों की लीद उठाने वाले चाहिए, अपने जूतों पे पॉलिश कराने वाले चाहिए, हमारा बोझा उठाने वाले चाहिए, तो हिंदुस्तान से ले आओ। और इसी उसमें गिरमिटियाँ यहीं से भर करके भेज रहे थे हिंदुस्तान से, फिजी में, ट्रिनिडाड में, गुयाना में, ब्रिटिश गुयाना में, सूरीनाम में, जहाँ उन्होंने गन्ने की खेतियाँ शुरू की थी, क्योंकि यूरोप में खांड जो है उससे बनती थी, तो गन्ने की खेतियों में सारे इंडियन ही भेज रहे थे। तो उन लोगों के मन में ये आया कि इंडिया में फ़िलॉसफी तो, धर्म तो इतना ऊंचा है, आदर्श इनके बड़े ऊंचे हैं। तो 3-4 साल वो यहाँ रुके, उन्होंने देखा और फिर उनकी समझ में एक चीज़ आई जो उन्होंने यहाँ निष्कर्ष निकाला कि हिंदू इंटेलिजेंसिया जो है वो इतना हीन भावग्रस्त हो गया है कि जब हिंदुइज्म पर कोई चोट की जाती है, मैकॉले ने जो अपनी शिक्षा के अंदर तैयार किए हैं बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो हैं, उनको जो चीज़ बताई गई है, उन्हें बताया गया कि तुम्हारा धर्म बड़ा निषिद्ध है। तो 1988 में इनके यहाँ एनी बेसेंट इनकी मेंबर बनी और उन्होंने, एनी बेसेंट ने क्या काम किया कि मैं इंडिया जा कर के काम करूँगी
तो वो 93 में 1993 में 1893 में इंडिया आ गई। ये वही साल था जिस साल में विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर चुनौती दी थी उनको सबको। तो एनी बेसेंट के आने से, अब ये जो आए थे कर्नल ओलकोट, इन्होंने भी बीज तो डाल दिया था थियोसॉफी का इंडिया में। आरडीआर एक जगह है वहाँ बनारस के अंदर, हेडक्वार्टर तो बना दिया था, लेकिन थियोसॉफी का मूवमेंट कोई खड़ा नहीं हो सका। तो ये तो अपना अध्ययन करके चले गए। हमारे जो रिलीजन थे, रिलीजियस आइडियल थे, उनका भी अध्ययन किया इन्होंने, और हमारी वीकनेस का भी अध्ययन किया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें लेकर के एनी बेसेंट 1893 में इंडिया आई। और इंडिया में आते ही इन्होंने, वहाँ आरडीआर में आते ही पहली घोषणा ये की कि मेरा जो उद्देश्य है इंडिया आने का ये है कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल रिलीजन हैं, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, इनका रिवाइवल, और रिवाइवल के बाद इनका अपलिफ्टिंग, और अपलिफ्टिंग के बाद इनको स्ट्रेंथनिंग, ये 3 काम करने के लिए मैं इंडिया में आई हूँ। तो उन्होंने इंडिया में ये किया कि भारत के अंदर तो मैं हिंदुइज्म का अध्ययन करूँगी अच्छी तरह से, और रिवाइवल करूँगी। जो यहाँ का भी पढ़ा लिखा, जो मैकॉले की शिक्षा प्राप्त था, अंग्रेज़ी वर्ग, वो भी अब अपने धर्म से बड़ी घृणा करने लगा था। जो हमारे रिचुअल हैं, इन सबको पाखंड समझता था। बहन हाथ पे राखी बांधने आ रही है, क्या इसमें, और जो कि वो राखी भी हाथ पे डोरे वोरे बांध दिया, हाथ ख़राब लगने लगा। तो अपनी सब चीज़ों से जो मैकॉले चाहते थे कि हिंदुस्तान का आदमी अपने देश से नफ़रत करेगा, तो यहाँ का इंग्लिश स्पीकिंग आदमी जो था, उसके अंदर जो हीन भाव था निकालना था वो। तो पहला काम था रिवाइवलिज्म। ये जो युग था, ये सारा का सारा, जैसे मैंने कहा, सारे युग को समझना पड़ेगा। ये युग सारा का सारा ही हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चल रहा था। हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए ब्रह्म समाज बना, राम मोहन राय उठे, आर्य समाज की स्थापना हुई। जो हिंदू समाज को नए सिरे से नई शक्ति देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, इसको कहते हैं रेनेसा मूवमेंट। रेनेसा माने नव जागरण। हिंदू जाति जो सो गई है, उसको नए सिरे से जगाने के लिए काम चल रहे थे। तो एनी बेसेंट ने तो आते ही घोषणा की। अब एनी बेसेंट ने 2 चीज़ें देखी उन्होंने जो कॉमन थी। उन्होंने कहा इसको लेकर के मैं सीलोन में, बर्मा में और इंडिया में 3 जगह जागृति पैदा करूंगी। और वो क्या थी? बुद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो इन्होंने देखे। पहला एलिमेंट इनको कॉमन हिंदुस्तान में क्या मिला कि कर्म मार्ग को, कर्म सिद्धांत को हिंदू भी मानते हैं और बौद्ध भी मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कर्म सिद्धांत को मैंने स्ट्रेंथन करना है और ये दिखाना है कि ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है, इन्फीरियोरिटी मत फील करो। तुम्हारे कर्म सिद्धांत को तो दुनिया में इससे ऊंचा तो कोई सिद्धांत नहीं है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा पुरानी वैल्यूज़ जो हैं, वेद की वैल्यूज़, उपनिषद की वैल्यूज़, जिनको हम भूल चुके हैं, हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ब्राह्मण क्लास है, वो किसी भी आक्षेप का उत्तर नहीं दे पा रहा था। वो सिर्फ कर्मकांड में ही लगा रहता था। तो बड़े आक्षेप लगाए गए हमारे ऊपर। ईसाई मिशनरीज बिल्कुल हमें, और ये उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। तो हमारे आदमी जो अपनी परंपराओं से घृणा करने वाले थे, अगर अपना रिवाइवलिज्म हो, हमें बताया जाए कि तुम्हारा तो बड़ा ऊंचा आदर्श है, तो फिर ये हीन भाव हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एनी बेसेंट ने कहा कि पहले तुम्हें रिवाइवल करूँगी जितनी ओल्ड वैल्यूज, और दूसरा मैं बुद्धिज्म से लूँगी। जैसे हिंदुओं और बुद्धिज्म में कॉमन चीज़ मैंने कर्म लिया सिद्धांत, जो इतना ज़बरदस्त सिद्धांत है। कॉजल रिलेशन है एथिकल लॉज में। आप एथिकल मॉरल लॉज को स्ट्रिक्ट कॉजलिटी से देखिए। अगर आपने नीम बोई है तो उसको आम बना ही नहीं सकते आप। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। कहते ये आदर्श दुनिया में कहीं नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान में है। ये आदर्श का नाम रखा उसने द वैल्यू ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह से उसने दूसरी चीज़ ली निर्वाण।
बौद्धों का निर्वाण लिया उसने, और बौद्धों के निर्वाण को उसने कहा कि यही सारी हमारी जितने हिंदुस्तान के दर्शन हैं उन्हीं की ही समस्या है, कि ये जो एफिमरल दुनिया है, जिस दुनिया के अंदर कुछ भी निश्चित नहीं है और अनिश्चित सारा काम है, जो आज दिखाई दे रहा है कल आपका मित्र दिखाई दे रहा था, कल दिखाई नहीं देगा। तो ये जो धोखेबाजी दुनिया है, इस दुनिया से छुटकारा कैसे पाएंगे आप? तो उसने कहा निर्वाण का पक्ष जो है साधन, ये भी दोनों में कॉमन है, और इसके लिए इनको जागृत करने आ कि निर्वाण ही जीवन का आदर्श हो सकता है ऊंचा, सारी मानवता के लिए यही आदर्श बनाओ। तो पहला काम किया इसने रिवाइवलिज्म। फिर इन्होंने कहा कि रिवाइवलिज्म के साथ साथ अब इसमें क्या काम करो, इनको स्ट्रेंथन भी करो। और स्ट्रेंथिंग करने के इसने कहा कि जो पाश्चात्य लोग ये कहते हैं कि हमारा सारा फिजिकल जगत जो है, जो हमें इंद्रियों से दिखाई देता है वही हमारा ज्ञान है, तो इन्होंने इनर सेंस ऑफ नॉलेज को भी जगाने की कोशिश की कि अच्छा ज्ञान जो आता है, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ ज्ञान जो आता है, वो इनर नॉलेज से आता है। उसको कॉन्शियंस कहा। पाश्चात्य लोग उसको भूल चुके थे कॉन्शियंस को। तो एनी बेसेंट ने इस तरह की बहुत सारी, क्योंकि हमने आज ही ख़त्म करना है इसको, तो एनी बेसेंट ने इस सारी हमारी जो वैदिक वैल्यूज़ थी, उपनिषदिक वैल्यूज़ थी, उन सबको लेकर के हमारा जो इंटेलेक्चुअल जगत था, अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा आदमी था, उनको कहा कि ये धर्म जो है पाखंड नहीं है। ये पाखंड उन्होंने फैला दिया है, उन लोगों ने फैला दिया है जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है। आपका जो बेपढ़ा लिखा आदमी है वो अंग्रेज़ी से डर जाता है, अंग्रेज़ी में जब कुछ आक्षेप किया जाता है। तो आप अपने जो उद्देश्य हैं उनको अंग्रेज़ी में ला के इनके सामने रखिए। आप अंग्रेज़ों से घबरा रहे हैं तो अंग्रेज़ी में ही अटैक कीजिए इन पर। तो इन्होंने सारे उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो सारा हमारा साहित्य है उसको अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसा किया कि जो आक्षेप हमारे ऊपर हो रहे थे उन आक्षेप को हम रोकने के योग्य हो गए। हमारा अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा वर्ग जो था वही सबसे ज़्यादा गुमराह था, वही पथभ्रष्ट हो रहा था। अपनी तरफ से उनको पाखंडी दिखाई दे रहे थे और पाश्चात्य वैल्यूज़ उनके जीवन में जो आ रही थी, तो वो क्रिश्चियन बनना नहीं चाहते थे। सारे आदमी क्रिश्चियन बन जाएं तो अपनी निंदा होगी, देश में सोशल बाइकाट होगा, शादियाँ आदि में दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए वो ना तो क्रिश्चियन बन सकते थे कि वेस्टर्न वैल्यू अपना लें, और ना अपनी वैल्यू में उनकी कोई आस्था थी। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसको इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में लिया कि यही गुमराह वर्ग है, इस वर्ग को अपने रिलीजन के बारे में स्ट्रेंथन करना है रिलीजन को, तो ये वर्ग जो जब आएगा। अब उस वर्ग ने बहुत सारे लोग, वैसे जैसे मैंने कहा कि 1893 में विवेकानंद ये वो यहाँ ही थी हिंदुस्तान, ये विवेकानंद वहाँ गए थे। इसके बाद में और भी लोग जो अंग्रेज़ी में पैदा हुए, उन्होंने अंग्रेज़ी टर्मिनोलॉजी में ही अंग्रेज़ों को उत्तर दिया। हमारे अरविंदो जो हैं उन्होंने तो ऐसी शब्दावली लिखी है कि अंग्रेज़ भी समझने में बड़ा कठिनाई है, और उससे उन्होंने अंग्रेज़ों पर आघात किया। तो इससे क्या हुआ कि होप इन फ्यूचर एंड फेथ इन पास्ट, ये काम किया हमारे थियोसॉफिकल मूवमेंट ने। फेथ इन द पास्ट, हमारा पास्ट बहुत ऊंचा रहा है, हमें हीनता लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैकॉले के जितने भी मिशनरीज हैं, मैकॉले का सिस्टम है, हमारे बारे में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब किताबों तक ही सीमित है। हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग उसको इसलिए पढ़ लेगा कि भाई सिलेबस में इम्तहान देना है, लेकिन उसका जवाब देगा मुंह तोड़, वो लिखेगा कि ये सब चीज़ गलत था सारे की सारी। तो एक विश्वास जागा हिंदुस्तान के अंदर, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स हिंदुओं का जो ख़त्म किया, और बौद्धों में भी। और तीसरी चीज़ उन्होंने ली कि एक हमारा रिलीजन है, उसको सिर्फ इंडिया ने ही अपने शरण दी है और दुनिया में कहीं शरण नहीं मिली। वो हैं ज़ोरास्ट्रियन, यानी पारसी लोग, अग्नि के पुजारी हैं। अग्नि जो है वो सबसे ज़्यादा, हमारा ऋग्वेद भी यही कहता है, सबसे पहला हमारा जो ऋग्वेद का मंत्र है वो है अग्नि मीड़े पुरोहितम। तो सारा ऋग्वेद वहीं से शुरू होता है।
तो उसने कहा ये पारसी जो हैं अग्नि की पूजा करने वाले, इनको अपने साथ मिलाइए, ये अग्नि का तेज आपके अंदर पैदा करेंगे। तो पारसी धर्म और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों को उन्होंने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, लेकिन उनका सर्कल जो रहा वो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों में ही रहा। रिफॉर्म मूवमेंट तो चल ही रहे थे उस समय देश में, सारे लोग लगे हुए थे हिंदू समाज को रिफॉर्म करने के लिए। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा बिल्कुल बंद करा दी थी कि सारा सती प्रथा बंद कर दो। लॉर्ड बैंकटिंग से कह कर के काशी के अंदर जो काशी करवट का एक बहुत ही घिनौना काम चल रहा था, उसको इन्होंने राम मोहन राय ने उसको भी बंद करवाया। तो रिफॉर्म तो चल रही थी, जो पाखंड जो थे, क्योंकि धर्म का ज्ञान रहा था नहीं, धर्म का ज्ञान ख़त्म कर दिया था अंग्रेज़ी शिक्षा ने, तो पाखंड पोषण हो रहा था। तो रिफॉर्म मूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान दिया एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट ने नए सिरे से सब लोगों के अंदर, अंग्रेज़ी स्पीकिंग लोगों के अंदर, अंग्रेज़ी पढ़े लिखों के इंटेलेक्चुअल वर्ग इंडिया का बुद्धिजीवी, उसमें आत्मविश्वास पैदा कर दिया। एक भारत में ऐसे लोग खड़े हो गए, और इसने एक स्कूल भी कायम किया एनी बेसेंट ने जाके बनारस के अंदर, हिंदू स्कूल, जहाँ हिंदू फिलॉसफी का गौरव लोगों के अंदर भरा जा सके। तो जब ये विश्वास जागा है लोगों के अंदर कि हमारी संस्कृति तो बड़ी भाव है, और हमारी संस्कृति के अंदर तो ऊंचे ऊंचे बड़े आदर्श हैं, और जिन पर ये चोट कर रहे हैं, हम इनका उत्तर दिया। फिर हमारे लोगों ने मुंह तोड़ उत्तर दिया उनको सारा का सारा, कि तुम बिल्कुल हमारे शास्त्रों को तुमने पढ़ा ही नहीं, एक लाइन पढ़ ली और सारा उस पर लिख दिया। तो सारे एक एक चीज़ की चोट का जवाब दिया वो सारे, क्योंकि थियोसॉफी का लिटरेचर भी बहुत बड़ा है। तो इन्होंने जब आत्म भर दिया तो लोगों के अंदर एक पैट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति, देश का स्वाभिमान जागा। और एनी बेसेंट जो थी वो गांधी जी की भक्त में बन गई। गांधी जी के साथ मिलकर के उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया, लेकिन स्वतंत्रता में उनका जो काम था वो यही था, अगर फेथ इन द फ्यूचर, अगर हमने अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना है, होप इन द फ्यूचर का शब्द उन्होंने कहा, अगर हमने अपने फ्यूचर के अंदर होप कि हम फ्यूचर में महान बनेंगे, तो हमें फेथ इन द पास्ट जागृत करनी पड़ेगी। सारे लोग यही कर रहे थे। पुराने लोग जो सती प्रथा को बंद कराने वाले थे, वो भी वेद का ही सहारा ले रहे थे। जिन्होंने काशी करवट बंद कराई, वो भी वेद का। तो पुराने अपने जो ग्रंथ हैं उनमें इतना ऊंचा आदर्श भरा हुआ है, उन आदर्शों को लेकर के, और आज जो तुम्हें हीन भाव हो रहा है उन लेकर के अपने हर एक जितना भी तुम पर चोट हो रही है उसका प्रतिकार करो। तो अंग्रेज़ी स्पीकिंग वर्ग को इन्होंने पैट्रियोटिज्म की तरफ ला के खड़ा कर दिया। और जो इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया, थियोसॉफी का लिटरेचर जो आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि हम एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड खुद कायम करना चाहते हैं। भगवान एक है, वो सबका भगवान है, सब उसमें ही फेथ रखें एक भगवान में। फिर जो हमारे ऊपर चोट हो रही थी वो हो रही थी प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स। हमारे यहाँ गॉड और गॉडेसेस इतने ज़्यादा हैं कि उनका आकलन करना ही बड़ा मुश्किल है। और हम जो चाहते हैं कि हम ये लोगों को इस तरफ लाएं कि सारी दुनिया का मालिक एक ही गॉड है। मुसलमान का भी वही गॉड है, ईसाइयों का भी वही गॉड है, तो इसको कैसे रिकनसाइल करें। तो एनी बेसेंट ने ये भी काम किया। एनी बेसेंट का जो सारा साहित्य है उसको पढ़ने के बाद लगता है कि गॉड तो एक ही है, और उसमें का वेद भी यही कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो कहती है हमारे ऊपर चोट कौन कर रहे हैं? जो ये चोट कर रहे हैं कि हिंदुओं में बहुदेववाद है इसलिए। तो उन्होंने कहा कि उसी के जो फंक्शनल अलग अलग सारे काम हैं उनको हमने अलग अलग नाम दे दिया। एक दफ्तर के अंदर क्लर्क है, उसका नाम क्लर्क रख दिया, लेकिन जब वो अफसर के घर खाना पहुंचाने जाता है तो हमने उसको कह दिया कि ये क्लर्क नहीं, ये अफसर का चमचागिरी चमचा है। उसका घर में गया तो कुछ और नाम रख दिया। तो उसने कहा ये फंक्शनल नेम्स हैं, कोई गॉड और गॉडेस से मिलूलिटी नहीं है, और इंडिया ही इसको गारंटी कर सकता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मुसलमान अपने मुसलमानों तक सीमित रखेगा, ईसाई ईसाई तक सीमित रखेगा, लेकिन हिंदू कहेगा कि हमारे गॉड का किसी रिलीजन से मतलब नहीं है।
हमारा गॉड तो ब्रह्म जो है वो सबके लिए एक है। और ये जो छोटे छोटे गॉड हैं जिनको तुम हमारे ऊपर चोट कर रहे हो कि तुम्हारी देवी ऐसी है, तुम्हारा हनुमान जी में ही आपस में लड़ाई होती रहती है, और तुम्हारे शिव जी की विष्णु से लड़ाई होती रहती है, तो तुम क्या करोगे दुनिया में। तो ये ईसाई मिशनरी जो कर रहे हैं, तो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास जवाब देने के योग्य नहीं थी। एनी बेसेंट ने इन सबको इस योग्य बना दिया। तो देश के अंदर पैट्रियोट्स बड़े खड़े हुए और उस आंदोलन में इन्होंने क्या काम किया, इस आंदोलन ने सबसे काम किया नेशनल पैट्रियोटिज्म या रिलीजियस नेशनलिज्म। और उस रिलीजियस नेशनलिज्म को आगे डेवलप करके लोगों ने क्या किया कि भारत माता की मूर्तियाँ ही खड़ी कर दी। एनी बेसेंट ने ये भाव डाला कि तुम्हारा जो ये देशभक्ति है, ये देशभक्ति ही तुम्हारा धर्म है सबसे बड़ा। तुम अपने देश के गौरव को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की वैल्यूज़ को, ख़ास तौर से दो जो चीज़ें हैं तुम्हारी, एक कर्म का सिद्धांत, एक इंट्यूशनल नॉलेज, अपने अंदर तो झांक के देखो। पाश्चात्य ने अंदर झांकना ही बंद करा दिया। पाश्चात्य ने कहा अंदर ने जो कुछ बाहर है वही सब है, और इसने लोगों को कहा कि अंदर झांक करके देखो, तब तुम्हें पता लगेंगी तुम्हारी क्या वीकनेसेस हैं, क्यों तुम दुख उठा रहे हो, और वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होगा अंदर का। तो मॉरल ज्ञान जो है, वैल्यू का ज्ञान वहीं से आएगा तुम्हें। तो थ्योसॉफिकल सोसाइटी में थोड़ी सी एक कमज़ोरी ये तो रही कि इन्होंने अपने आप को इंटेलेक्चुअल अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रखा। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा थियोसॉफी ने कि जो पहाड़ होता है, हिमालय पहाड़, पहले सूरज की रोशनी हिमालय पहाड़ की चोटी पर आती है और उस चोटी से वो नीचे घाटियों में उतरती है। कभी घाटियों में आज तक सूरज की रोशनी नहीं आई। तो जो समाज का इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जिसको हम समाज में कह सकते हैं कि ये एलीट क्लास है समाज की, उस एलीट क्लास को अगर एनलाइटेंड हमने कर दिया तो वो सारी की सारी परकुलेट होकर ज्ञान नीचे तक पहुंच जाएगा एंटाइड।